हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो यहां पर इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं और पूरे चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक से यहां पर खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्रॉप के बारे में। जो क्रॉप यानी कि जो खेती में हम लोग अनाज उगाते हैं, उनकी यहां पर बात हम करने वाले हैं कि उस क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। यह चीज यहां पर हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, यानी कि जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं किसी क्रॉप के प्रोडक्शन का, उसके मैनेजमेंट का, उसको यहां पर हमें समझना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहां पर बात होती है पहेली और बूझों की। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, पहेली और बूझों के बारे में बोलता है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहेली और बूझो हैं वो गर्मी के छुट्टियों में जाते हैं अपने अंकल के घर पर। ठीक है, और उनके जो अंकल हैं वो फार्मर हैं, यानी कि खेती करने का काम करते हैं। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लाव एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन वो जाते हैं फील्ड में और फील्ड में उनको तरह तरह के औजार, टूल्स दिखाई देते हैं, जैसे खुरपी हो गया, सिकल हो गया, शोवेल हो गया, प्लाव हो गया, ये सारी चीजें। अब यहां पर जो बूझो है वो बोलता है कि आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। ये जो टूल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो कि बूझो और पहेली देखते हैं खेतों में, इनके बारे में बूझो के मन में क्यूरियोसिटी उठती है कि भाई हम ये टूल्स कहां इस्तेमाल करते हैं। तो आपको तो वैसे हो सकता है कि पता हो ये सारे जो टूल्स हैं हम लोग एग्रीकल्चर करने के दौरान डिफरेंट स्टेप्स के समय यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या है, कहता है कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। अब भाई देखो, यहां पर आपको एक प्रकार से बेसिक आइडिया क्या हो गया कि हम यहां पर खेतों की बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर की बात करने वाले हैं, और यहां पर अब हम उस चीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, बूझो और पहेली की कहानी तो साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन अब हम यहां पर मेन चीज पर फोकस करते हैं। यहां पर हमने पिछले साल क्या पढ़ा था, क्लास 7th में। क्लास 7th में हमने यह पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को फूड की आवश्यकता होती है, सभी को फूड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फूड प्राप्त करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने क्लास 7th में प्लांट्स का न्यूट्रिशन अलग पढ़ा था, अलग चैप्टर में पढ़ा था, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है अलग चैप्टर में पढ़ा था, और दोनों के जो न्यूट्रिशन के तरीके होते थे अलग अलग होते थे। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन, अपना फूड खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब भाई देखो, क्लास 7th में तुम पढ़ चुके हो कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो भाई वहां पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में मौजूद बेसिक आइटम्स का यूज करके अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। बेसिक आइटम्स क्या हो गए, जैसे कि CO2 हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया। इस तरीके के बेसिक चीजों का यूज करके जो प्लांट्स हैं अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, जिनमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, हम अपना भोजन खुद से तैयार नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग धूप में खड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे करके जादू करके और अपना भोजन तैयार कर लेंगे। जी नहीं, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते जैसा कि प्लांट्स बना सकते हैं। तो फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन अपना कहां से लेते हैं भाई, तो हमने
क्लास 7th में यह भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन आउटसाइड से लेते हैं, या तो किसी प्लांट के बॉडी को या फिर प्लांट को कंज्यूम करते हैं, या फिर किसी एनिमल को जैसे कि मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, और उससे हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब यहां पर यही सवाल है, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, एनिमल्स अपना फूड कहां से प्राप्त करते हैं। अब यहां पर आगे क्या बोलता है कि बट फर्स्ट ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। यह बेसिक सवाल है भाई, पिछले साल भी आप लोग समझ चुके हो कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाई फूड से हमें मिलता है एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करके हम अपने शरीर के जो डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट जो वर्क होते हैं उनको कराते हैं। जैसे कि हमारे शरीर की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो उस काम के लिए ये एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहां से मिलता है, फूड से मिलता है। कहता है कि यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स for carrying out their various body function such as digestion, respiration and excretion। जो एनर्जी हमको फूड से मिलती है उससे हम लोग अपने बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, और यहां पर हम फूड कहां से प्राप्त करते हैं, तो हम फूड या तो प्लांट्स से प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, होंगे ना आपके आसपास वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या करेंगे, सिर्फ प्लांट्स खाएंगे। कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते, मतलब वो प्लांट्स को भी कंज्यूम करेंगे और साथ ही साथ वो एनिमल्स को भी कंज्यूम करेंगे। इसी तरीके से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जो एनिमल्स हैं, उनमें से कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट कंज्यूम करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं सिर्फ मीट कंज्यूम करते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों कंज्यूम करते हैं। तो हमको फूड कहां से मिलता है, हमको कहने का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स को फूड कहां से मिलता है, प्लांट और एनिमल दोनों जगहों से मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर बूझो क्या सवाल पूछ रहा है। बूझो बोल रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। भाई हमको क्या पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड चाहिए, सभी को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए। तो यहां पर हमारे सामने एक जानकारी यह है कि हमारे देश में 1.45 बिलियन पीपल हैं, यानी कि 145 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। अब इतने सारे लोगों को फूड चाहिए, तो इतने सारे लोगों को फूड हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत लार्ज अमाउंट में फूड ग्रेन्स को उगाते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी आबादी का हम पेट भरने पाते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर जो कल्टीवेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हम अपने देश में या फिर पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा जो आबादी है उसका पेट भरने पाते हैं। समझ गए, क्योंकि सभी को फूड चाहिए, और सभी के फूड की रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करने पाते हैं, यहां पर एग्रीकल्चर के जरिए। तो यहां पर यही पहेली जवाब देती है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को हमें लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना होगा, तब हम लोगों का पेट भरने पाएंगे। लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करने का मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अब यहां पर क्या बोलता है कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर हमें सभी लोगों को, बहुत बड़ी आबादी जो है, सभी लोगों को फूड प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन करना होगा कि लार्ज क्वांटिटी में हम फूड को प्रोड्यूस करें, उसके साथ उसका मैनेजमेंट करना होगा, मतलब उसको संभाल के रखना होगा, उसका देखभाल करना होगा कि प्रोडक्शन के बाद वो कहीं खराब ना हो जाए, और उसके बाद फूड को सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सभी लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि वो फूड को कंज्यूम कर सके। ऐसा हो कि हम खेत में बहुत खेती करें, बहुत प्रोडक्शन करें, और हमारा फसल खराब हो जाए, लोगों को
दे ही ना, हम अपने एक जगह जमा करके रख दें तो क्या लोगों का भूख खत्म हो जाएगा क्या? जी नहीं, हमको प्रोडक्शन भी करना होगा, मैनेजमेंट भी करना होगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तब जाकर के ये जो हमारे फूड की रिक्वायरमेंट है लोगों की वो पूरी होने पाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अब हमारा शुरू होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टॉपिक। यानी कि अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर होता है, जिस प्रोसेस के जरिए हम लोग इतनी लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स अपनाए जाते हैं, कैसे यह प्रोडक्शन होता है। कहता है कि टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। अब यहां पर यह आपको हिस्ट्री बता रहा है कि हम लोग किस प्रकार से एग्रीकल्चर करने लगे, किस प्रकार से खेती करने लगे। ठीक है, तो 10,000 BCE का मतलब हुआ आज से करीब 12,000 साल पहले। ठीक है, 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, यहां पर क्या होता था, 12,000 साल पहले तक जो लोग हुआ करते थे, यानी जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वो नोमैडिक होते थे। मतलब वो घुमंतु हुआ करते थे, वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो घूमते फिरते रहते थे जंगलों में। क्यों घूमते थे भाई? क्योंकि उनको जो फूड चाहिए होता था वो फूड वो घूम घूम कर कलेक्ट करते थे। कहीं पर कोई पेड़ है तो उससे फल ले लिया, कहीं पर कोई प्लांट उगा हुआ है तो उसको कंज्यूम कर लिया, कहीं कोई जानवर है तो उसका हंटिंग कर लिया। मतलब लोगों को खेती करना नहीं आता था, लोगों को एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। तो वही बात यहां पर बता रहा है कि वो ग्रुप्स बना करके एक जगह से दूसरी जगह वांडर करते रहते थे ताकि उनको फूड और शेल्टर मिल जाए। वो क्या खाते थे भाई? वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, रॉ वेजिटेबल खाते थे और एनिमल को हंट करते थे अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर सीख लिया। मतलब आज से करीब 12,000 10,000 साल पहले उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया, कल्टीवेशन करना सीख लिया और उन्होंने राइस का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, व्हीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे क्रॉप्स भी उगाने लगे और इससे यहां पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर यहां पर हमारे हिस्ट्री में शुरू हुआ। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आपको समझना है क्रॉप। भाई क्रॉप का क्या मतलब हुआ? हमने चैप्टर में नाम क्या पढ़ा चैप्टर का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो क्रॉप आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो यही सवाल है। कहता है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप क्या हुआ भाई? जब किसी एक प्रकार के प्लांट को हम लोग लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम लोग क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि कभी आप अगर खेत में गए हो, जैसे ये खेत आप यहां पर देख रहे हो, ये क्या है? ये एक प्रकार का क्रॉप है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? व्हीट के प्लांट को लार्ज स्केल में एक ही जगह पर उगा रहे हैं। देखो यहां पर तुमको क्या दिख रहा है? यहां पर ये क्रॉप है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर व्हीट के हजारों प्लांट लगाए गए हैं, लाखों प्लांट एक साथ एक जगह पर लगाए गए हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यह व्हीट का क्रॉप है। इसी प्रकार से अगर हम लोग राइस के प्लांट को हजारों लाखों की संख्या में एक जगह पर कल्टीवेट करें, उगाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइस का क्रॉप है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बनाना के प्लांट को एक जगह पर हजारों लाखों की संख्या में उगाते हैं तो क्या होगा? हम बोलेंगे कि वो बनाना का क्रॉप है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रॉप क्या होता है आप ये चीज समझ गए। आगे यहां पर अगर हम लोग देखें तो वही चीज समझा रहा है जो मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। व्हीट का क्रॉप कहने का मतलब क्या हुआ कि फील्ड में हम जितने भी क्रॉप उगा रहे हैं, जितने भी प्लांट उगा रहे हैं, वो किस चीज का प्लांट है? व्हीट का प्लांट है। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोलता है? बोलता है कि यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्रॉप्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स होते हैं। अब यहां पर जो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में उगाए जाते हैं और यहां पर हम लोग क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन सीजन के आधार पर भी कर सकते हैं। मतलब कि कौन सा क्रॉप किस सीजन में उगेगा उस आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कहता है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर
temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. अब यहां पर क्या बात हुआ, थोड़ा सा समझो। बात क्या है कि भाई हमारे पास कई वैरायटी के क्रॉप्स हैं और अलग अलग क्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग सीजन में लगाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक जैसे क्रॉप को, एक जैसे क्रॉप कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सीजन में जो जितने भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं। तो यहां पर हम लोग सीजन के आधार पर जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसके आधार पर दो यहां पर ग्रुप्स पढ़ते हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब क्या, खरीफ क्रॉप कहने का मतलब क्या हुआ कि वो सारे क्रॉप्स जिनको हम लोग खरीफ सीजन में उगाते हैं। खरीफ सीजन का मतलब क्या हुआ, रेनी सीजन में जितने भी क्रॉप्स को उगाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप बोलेंगे। ठीक है। अब रेनी सीजन इंडिया में कब होता है भाई, जब इंडिया में मॉनसून आता है। मॉनसून कब आता है, जून में आएगा और सितंबर तक रहेगा। तो जब मॉनसून आएगा, जब मॉनसून की शुरुआत होगी, उस समय खरीफ क्रॉप्स को लगाया जाता है। और मॉनसून जब खत्म होने लगता है और सर्दी की शुरुआत होने लगती है, तब इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखना। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने अगला क्या आ जाता है, अगला आ जाता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे क्रॉप्स जिनको कि विंटर सीजन में उगाया जाता है उनको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। विंटर सीजन कब से कब तक चलेगा, अक्टूबर में शुरुआत होती है और मार्च में एक प्रकार से एंड हो जाता है विंटर सीजन का। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो रबी क्रॉप्स होंगे, जब सर्दी की शुरुआत होगी, जब ठंडी आएगी, उस समय इन क्रॉप्स को लगाया जाएगा। और जब सर्दी खत्म होकर के गर्मी का दिन आएगा, उस समय में इन क्रॉप्स को काट लिया जाएगा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिंसीड। ये सब क्या होगा, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब यहां पर तुमने क्या समझ लिया, समझ लिया कि भाई दो प्रकार के क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इंडिया में समर सीजन में कुछ क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैसे तुम वाटरमेलन खाते हो, कुकुम्बर खाते हो, ये सब तुमको गर्मियों में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये तुमको गर्मी के दिन में उगाए जाते हैं और इन क्रॉप्स को वैसे बोला जाता है जायद क्रॉप्स। ठीक है। जायद सीजन यानी गर्मियों के दिन में इनको उगाया जाता है। ठीक है। और वेजिटेबल पल्सेस भी आपको अलग सीजन में उगा लिए जाते हैं। ठीक है। तो मेनली यहां पर हमको दो प्रकार के क्रॉप्स पढ़ने, कौन कौन से, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, इनको याद कर लेना, इनके एग्जाम्पल याद कर लेना, कब इनको उगाया जाता है ये याद कर लेना। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जब क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है उसमें क्या क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं, क्या क्या काम किया जाता है। देखो यहां पर एक बात समझ लो कि तुमको एकदम एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करनी है, तुमको यहां पर कोई पीएचडी नहीं बनाया जा रहा है क्रॉप प्रोडक्शन में। तुमको एक बेसिक आइडिया लेना है कि जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या काम किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक सवाल बूझो सबसे पहले पूछ रहा है जो कि आपके मन में भी आ सकता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। यहां पर देखो ये तो पैडी के बारे में पूछ रहा है। आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि भाई ये जो अलग अलग क्रॉप्स हैं वो अलग अलग सीजन में क्यों उगते हैं, कोई क्रॉप हमारा खरीफ में क्यों उग रहा है, कोई क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में क्यों उग रहा है, या कोई क्रॉप समर सीजन में क्यों उग रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं उनका जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग होता है। जैसे कोई क्रॉप है उसको ज्यादा वाटर चाहिए तो वो रेनी सीजन में उगेगा, कोई क्रॉप है उसको ग्रो करने समय धूप ज्यादा चाहिए तो वो क्या होगा, रेनी सीजन में उगेगा। किसी क्रॉप को हार्वेस्टिंग के समय धूप ज्यादा चाहिए तो विंटर सीजन में उगेगा, जब गर्मी आएगी तब उसका हार्वेस्टिंग होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग क्रॉप को उगने के लिए, वाटर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इस वजह से अलग अलग क्रॉप जो होते हैं अलग अलग सीजन में उगते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर क्या बोलता है
कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहां पर क्या बोल रहा है कि जब क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है तो क्रॉप के कल्टीवेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन के दौरान अलग अलग समय पर करनी होती हैं, अलग अलग समय पर की जाती हैं। कहता है कि यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन आवर हाउस, इन योर हाउस। मतलब यहां पर क्या है, बोल रहा कि देखो, अगर तुमने कभी किसी प्रकार का प्लांट लगाया हो घर में, या फिर तुम कभी गार्डन में जाते हो, गार्डनर को कुछ एक्टिविटी करते हुए देखते हो, तो जो काम तुम अपने घर में प्लांट को उगाने समय करोगे, या जो काम कोई गार्डनर अपने गार्डन में प्लांट्स को उगाने समय करता है, बिल्कुल वही काम एक खेत में भी किया जाता है, क्रॉप के प्रोडक्शन के दौरान भी किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोलता है, बोलता है कि दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लिस्टेड बिलो। ये जो टास्क किए जाते हैं एग्रीकल्चर के दौरान, क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो यहां पर क्या क्या काम किया जाता है भाई, सबसे पहला है क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब देखो, हमको क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, उसमें सबसे पहले तो हमें प्लांट को जमीन में लगाना होगा, लेकिन जमीन में प्लांट को लगाने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, जो सॉइल है उसका प्रिपरेशन किया जाता है कि वो क्रॉप लगाने के लायक हो जाए। वो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, सोइंग हो गया, यानी कि हमने जब जमीन तैयार कर ली, उसको एग्रीकल्चर के लायक बना दिया, तब हम वहां पर प्लांट का बीज लगा देंगे, यानी सीड लगा देंगे। ठीक है, सीड लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड करेंगे। अब इसके साथ साथ प्लांट को ग्रो होने के लिए वाटर भी चाहिए होता है, तो वहां पर हम लोग इरिगेशन करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ प्लांट्स जो हैं उनको सेफ रखने के लिए वहां पर जो वीड्स ग्रो हो जाते हैं उनको हटाया जाएगा, तो वीड्स से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब कुछ समय तक हम लोग इसी प्रकार से प्लांट का ख्याल रख देंगे, तब एक समय आएगा जब वो प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग प्लांट का हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन्स हैं उनको सेफली हम लोग स्टोर कर देंगे, और वहां पर लास्ट स्टेप स्टोरेज आ जाएगा। इस प्रकार से ये सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या है भाई, सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होगा, जो सॉइल है उसको तैयार किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहां पर क्या बोलता है कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये क्यों किया जाता है, यहां पर इस चीज को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब यहां पर देखो, सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब हुआ, सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब यह हुआ कि जो सॉइल है उसको हम लोग टर्न करेंगे और उसको लूज करेंगे। मतलब क्या होता है कि देखो, कुछ समय तक जब हम लोग सॉइल को छोड़ देते हैं, मिट्टी को छोड़ देते हैं, तो वो जो मिट्टी है वो एक प्रकार से सूख जाती है, कड़ी हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। तो वहां पर अगर हम लोग सीड लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सीड वहां पर अच्छे से ग्रो नहीं करने पाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं सीड के, जो प्लांट के रूट्स हैं, वो मिट्टी के अंदर नहीं जाने पाएंगे, सॉइल के अंदर नहीं जाने पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सॉइल को लूज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर सॉइल को टर्न करने का मतलब क्या हुआ, सॉइल को टर्न करने का मतलब यह हुआ कि जो सॉइल है उसके ऊपर लेयर को हम लोग नीचे डाल देते हैं और नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आते हैं। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा सिंपल यहां पर इसका रीजन ये है कि देखो, जब हम लोग यहां पर क्रॉप लगाते हैं तो जो यहां पर हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं, प्लांट हमेशा मिट्टी के ऊपर वाले रीजन में, सॉइल के ऊपर लेयर में ग्रो होती है, ठीक है। तो जब यहां पर प्लांट ग्रो होगा तो यहां के सारे न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस रीजन में जो यहां पर मिट्टी है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ हार्वेस्टिंग टूल्स का यूज करके यहां की मिट्टी को ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे ले आएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से हमारा यहां पर जो ये वाली मिट्टी है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऊपर आ जाएंगे और हमारा जब इसके बाद जो सीड लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करने के दौरान टर्न करते हैं और लूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। लूजन करके क्या फायदा हुआ कि जो प्लांट के रूट्स होंगे वो सॉइल में ज्यादा अंदर तक जाने पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर लूज करने से एक और फायदा होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर एयर जा पाता है, आसानी से जो एयर है वो पहुंच पाता है, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, उससे यहां पर फायदा यह होगा कि वहां पर सॉइल के अंदर पहला तो एयर मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे जिससे जो रूट्स हैं उस एयर को एब्जॉर्ब करने पाएंगे, ठीक है। रूट्स एयर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स को, मतलब ऑक्सीजन वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ साथ जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनका भी ग्रोथ होगा। इनका ग्रोथ क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि इनको हम लोग बोलते हैं फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। मतलब जो ये अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो एक प्रकार से फार्मर्स की मदद करते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं ये सॉइल को टर्न और लूज करने का काम करते हैं, साथ साथ सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं, सॉइल की क्वालिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम लोग जब इनका ग्रोथ करेंगे तो सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी, और क्वालिटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा कि क्रॉप अच्छे से ग्रो होगा। इसलिए भी सॉइल को टर्न करना, लूज करना हमारे लिए एक प्रकार से जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार की बात हम लोग समझ गए। आगे यहां पर क्या बोल रहा है, बोलता है कि यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय soil organism. In this way various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants, ठीक है। वो ये तो बात आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो पिछले साल ही, कि भाई देखो सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर भी प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जिसकी बात अभी तुरंत हमने की। तो यहां पर क्या होता है, साथ में उस सॉइल पर कोई डेड ऑर्गेनिज्म हो, वो अगर वहां पर मर जाए तो क्या होगा, जो यहां पर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस डेड ऑर्गेनिज्म को डिके कर देंगे। यानी कोई प्लांट गिर गया, प्लांट सड़ गया, या कोई एनिमल वहां पर मर गया तो उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, और उससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो कहां चला जाएगा, सॉइल में ऐड हो जाएगा। और वहां पर सॉइल में जब ऐड हो जाएगा तो उस न्यूट्रिशन को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे क्या बोलता है कि since only a few centimeter of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. यही बात है जो अभी तुरंत मैंने समझाया। क्या समझाया कि भाई यहां पर क्या होता है कि ऊपर के लेयर में कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा है, सॉइल के इतने मोटे लेयर में टॉप में से जो यहां पर कुछ सेंटीमीटर का हिस्सा है वहां पर क्रॉप्स ग्रो होते हैं। लेकिन वहां पर बार बार क्रॉप्स ग्रो होने से क्या होगा, इस रीजन में आपका जो यहां पर न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं तो यहां नीचे जो सॉइल रिच सॉइल है वो हमारा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाएगा, और जब हम यहां पर क्रॉप लगाएंगे तो वो अच्छे से हमारा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops.
तो यहां पर क्या हुआ कि टर्निंग और लूजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। यहां से आपका सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। तो भाई दो पॉइंट्स आप यहां पर आसानी से बता सकते हो। पहला पॉइंट क्या बताओगे? पहला पॉइंट बताओगे कि वहां पर जो सॉइल है उसको जब हम लोग लूज करते हैं तो उसमें एरेशन होता है, मतलब कि एयर उसके अंदर जा पाता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, और इसके साथ साथ सॉइल को टर्न करने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। तो इस प्रकार से दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि यह प्रोसेस कैसे होता है, लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल का प्रोसेस कैसे होता है। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूज और टर्न करने का जो प्रोसेस है वो टिलिंग और प्लॉइंग से करते हैं। यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर देखो हमारे पास इस प्रकार का एक डिवाइस होता है। ठीक है, ये डिवाइस है, इसको हम लोग बैलों के साथ यूज करते हैं, और इसको जब हम चलाते हैं, इस प्लाव को जब हम लोग चलाते हैं, हल जो हिंदी में शब्द है, हल को जब हम लोग चलाते हैं तो यहां पर यह हल क्या करता है, मिट्टी को ब्रेक कर देता है। जो मिट्टी में कड़ापन होता है, हार्ड सरफेस होता है, उसको वो लूज कर देता है, और यहां पर इस प्रकार से प्लाविंग करके हम लोग क्या कर देते हैं, सॉइल को लूज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यही चीज कहता है कि टिलिंग और प्लाविंग किसके द्वारा होता है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। कहता है कि प्लाव किस चीज के बने हुए होते हैं, वुड या फिर आयरन के बने हुए होते हैं। आज के समय में देखिए बता दूं कि प्लाव बहुत कम यूज होते हैं, अब यहां पर ट्रैक्टर्स का यूज होता है, और ट्रैक्टर्स के जरिए ये प्लाविंग का काम किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बोलता है कि देखो कई बार क्या होता है कि जो सॉइल है वो बहुत हार्ड होता है और उसको प्लाव से ब्रेक नहीं किया जा सकता, सॉइल प्लाविंग आसानी से हो नहीं सकती। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार सॉइल के ऊपर वाटरिंग करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसके बाद प्लाविंग करते हैं, उससे जो सॉइल है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। कहता है कि द प्लाव फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब यहां पर क्या होगा कि जब सॉइल को हम लोग ब्रेक करेंगे, सॉइल में प्लाविंग करेंगे, तो वहां पर सॉइल के बड़े बड़े पीसेस, बड़े बड़े टुकड़े बच जाएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रम्स। अब क्रम्स को दिखा देता हूं मैं आपको, तब यहां पर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्लाविंग किया गया, इस प्रकार से मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा, हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, मतलब कि सॉइल को एकदम सॉफ्ट बना रहे हैं, लेकिन उसमें बड़े बड़े पीसेस जो होंगे उनको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रम्स बोलेंगे, ये क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। यहां पर ये जो क्रम्स हैं, मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस हैं, इसको तोड़ करके फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर टिलिंग करते हैं। मतलब यहां पर एक मोटा सा डिवाइस होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पर यहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, और उससे यहां पर एक सेकेंड यहां पर हो तस्वीर तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो शायद नहीं है, मैं फोटो अलग से लगा दूंगा। वहां पर क्या होगा, एक पर्सन होगा जो कि खड़ा हो जाएगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर पे, और उस पर क्या करेगा, चढ़ करके इन क्रम्स को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बोलता है, लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है कि जब प्लाविंग हम लोग कर लेते हैं उसके बाद सॉइल को लेवलिंग करना भी जरूरी होता है। लेवलिंग करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा खेत है, जो हमारा ये सॉइल है, खेत है, वो उसको बराबर लेवल पर होना जरूरी है। क्यों बराबर लेवल पर रहेगा, तो जब हम लोग इरिगेशन करेंगे, वाटर देंगे, तो सभी क्रॉप्स को, सभी प्लांट्स को बराबर अमाउंट में वाटर मिलेगा। लेकिन मान लो ऐसा अगर हमारा जमीन रहेगा, इस तरीके से स्लोप रहेगा, तो वहां पर जब हम लोग एक तरफ से इरिगेशन करेंगे, सारा पानी बह करके नीचे की ओर चला जाएगा और बहुत सारे क्रॉप्स को वाटर नहीं मिलने पाएगा। इसलिए लेवलिंग करना भी बहुत जरूरी होता है सॉइल को प्रिपेयर करने में। तो सॉइल को प्रिपेयर करने में हम लोग क्या करते
करते हैं? सबसे पहला तो प्लाविंग टिलिंग करते हैं जिससे कि सॉइल को लूज और टर्न करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा जो क्रम्स बन गए उन क्रम्स को भी हमें ब्रेक करना है। और तीसरा काम हम लोग लेवलिंग करने का करते हैं। उससे क्या होगा, जब इरिगेशन करेंगे तो सभी प्लांट्स को अच्छी तरीके से वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, कहता है कि लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर नाम का डिवाइस होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग सॉइल को लेवल करने का काम करते हैं। कहता है कि समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर मैन्योर को हम लोग टिलिंग करने से पहले ऐड कर देते हैं। यानी प्लाउइंग टिलिंग करने से पहले मैन्योर डाल दिया, उसके बाद हम लोग प्लाउ चलाएंगे। क्यों? उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जो हमारा मैन्योर है, जब हम लोग सॉइल को टर्न करेंगे, लूज करेंगे, तो वो मैन्योर अच्छे से ऐड हो जाएगा हमारे सॉइल में और यहां पर यह हमको बहुत ही फायदा देगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर सोइंग करने से पहले यानी बीज लगाने से पहले हम लोग यहां पर मिट्टी को मॉइस्चन भी करते हैं, यानी कि वहां पर वाटर भी ऐड करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में वाटर हम लोग वहां पर छिड़काव करते हैं जिससे कि जो हम लोग सीड लगाएं उसको ग्रो होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद हमारे सामने क्या टॉपिक आता है? टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। हम लोग यहां पर क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग टूल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर के दौरान, उनकी यहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जब इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, मतलब इस टॉपिक को शुरू कर रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि हम लोग कई सारे स्टेप करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर करने में जो टूल्स यूज होंगे वो यहां पर बात करेंगे। इसके बाद जब हम लोग सोइंग करेंगे तो सोइंग करने के लिए भी हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं, उन टूल्स को भी देखना है। फिर आगे जाकर के हार्वेस्टिंग के लिए टूल्स होता है और भी अलग अलग स्टेप्स के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। तो यहां पर जब हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे कि भाई क्या काम किया जाता है, कैसे किया जाता है, और दूसरा चीज पढ़ेंगे वो काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे हैं, हम लोग सॉइल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो सॉइल के प्रिपरेशन में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो चीज यहां पर आओ देखते हैं। कहता है कि बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। ठीक है, प्लाउ तो मैंने आपको दिखा दिया, हो जरा सा दिखा देता हूं, और कल्टीवेटर तो आपको पता होगा कि ट्रैक्टर जो होता है उसमें जो डिवाइस पीछे लगा हुआ होता है उसकी बात की जा रही है। ये प्लाउ हो गया सबसे पहला डिवाइस जिसको कि इस प्रकार से चला करके सॉइल को ब्रेक लूज किया जाता है। इसके बाद यहां पर देखो ये होता है हो, या फिर अगर पुराने डिवाइस पुराने जमाने की बात करें तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब आज के जमाने में ये इस प्रकार के डिवाइस होते हैं जो कि ट्रैक्टर में लगे हुए होते हैं जिनसे कि हम लोग सॉइल को ब्रेक लूज करने का काम करते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्या, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की बात करें तो देखो ट्रैक्टर में पीछे इस प्रकार से बड़ा सा लगा हुआ होता है डिवाइस जिससे कि हम लोग सॉइल का प्लाविंग करते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तीन, प्लाउ, हो, कल्टीवेटर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग प्लाउ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्लाउ के बारे में आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो प्लाउ को किस किस काम में यूज किया जाता है ये यहां पर देख सकते हो। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लाउ का यूज हम लोग टिलिंग में करते हैं, प्लाउइंग में करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सॉइल में फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए भी प्लाउ का यूज करते हैं। कैसे भाई? देखो क्या होता है कि मिट्टी है उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना है, तो मिट्टी में हम लोग क्या हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, गए खेत में फर्टिलाइजर को छिड़क दिया और उसके बाद हमने प्लाउ चला दिया। प्लाउ चलाने से क्या हो गया, मिट्टी एक प्रकार से टर्न हो गया, लूज हो गया और उसमें फर्टिलाइजर ऐड हो गया। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखो कि फर्टिलाइजर ऐड करने का काम जब हम लोग प्लाउ की मदद से करते हैं तो यह काम कब होगा, जब हमारे खेत में कोई क्रॉप नहीं लगा हुआ है, खाली खेत है तब।
क्रॉप लगा हुआ है, उस समय में हम लोग क्या प्लाव की मदद से फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं? नहीं, हमारा क्रॉप मर जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वीड को रिमूव करने के लिए भी हम लोग प्लाव का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? क्या होता है कि जब बहुत समय तक खेत को खाली छोड़ दिया जाए तो खेत में कुछ प्लांट्स खुद ब खुद उग जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग वीड बोलते हैं, समझ गए? तो उन वीड को रिमूव कैसे किया जाएगा? हम क्या करेंगे, खेत में हल चला देंगे, खेत में प्लाविंग कर देंगे, सारे वीड्स जो है उखड़ जाएंगे, मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, मर जाएंगे, कहानी खत्म। ठीक है, इसके साथ साथ सॉइल को टर्न करने का काम जो है, ये तो आप एक प्रकार से समझ ही चुके हो। ठीक है, अब यहां पर देखो प्लाव कैसा होता है, यह चीज बताया गया है। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स ऑन अदर एनिमल्स। अलग अलग इलाकों में, कई इलाकों में हॉर्सेस यूज होते हैं, कहीं पर कैमल्स यूज होते हैं, जहां पर जो एनिमल है उसका यूज किया जाता है। एक कहता है इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। इसका मैं सीधे आपको इमेज ही दिखा देता हूं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर डिवाइस है, ये प्लाउ है, इसमें ये जो लंबा रॉड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। और ये जो पीछे का हिस्सा है जो कि मिट्टी के नीचे जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाउ शेयर बोलते हैं। ये कई जगहों पर पहले के जमाने में लकड़ी का बना हुआ होता था, लेकिन आज के जमाने में अगर कहीं पर प्लाउ यूज होता है तो वहां पर आयरन का ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लाव हो गया। प्लाव की बात हम लोग एक प्रकार से कर चुके हैं। इसके बाद यहां पर हो की बात करें, हो का मतलब क्या हुआ? कहता है कि इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ द एंड। ठीक है, एक एंड पर आयरन प्लेट फिक्स होता है। देखो ये आपका हो है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं? एनिमल्स की मदद से खींचते हैं। आज के जमाने में भी इसका एक आपको बड़ा फॉर्म आ चुका है जिसको कि ट्रैक्टर की मदद से हम लोग खींचते हैं। तो जो तस्वीर मैंने आपको अभी तुरंत दिखाई थी उसी की बात यहां पर ये देखो, उसी प्रकार का हो है, लेकिन एक ही मशीन में कई सारे हो लगे हुए हैं और इसको हम लोग ट्रैक्टर से खींचते हैं। ठीक है, ये हम लोग सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद यहां पर सामने आ जाता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की बात कर रहा है। कल्टीवेटर के बारे में तो आसानी से आप बता चुके हो, मतलब समझ चुके हो कि भाई यहां पर जो प्लाविंग का काम है आज के समय में हम लोग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर से करते हैं। यहां पर जैसा प्लाऊ है उसी प्रकार से बहुत सारे प्लाऊ एक प्रकार से अटैच होते हैं ट्रैक्टर के पीछे, और यहां पर ट्रैक्टर की मदद से हम लोग जमीन को प्लाउ करने का काम करते हैं, टिलिंग करने का काम करते हैं। और यहां पर इससे क्या फायदा होता है? बहुत कम समय में बहुत आसानी से बहुत बड़े खेत को हम लोग यहां पर प्लाउ कर सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है और मेहनत भी बचता है। ठीक है, तो यहां पर यह बात हो गई डिफरेंट जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं उनके बारे में। इसके बाद यहां पर हम लोग अगला स्टेप देखते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया। प्रिपेयर कर लिया कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब सॉइल को हमने तैयार कर लिया कि सॉइल में हम लोग क्रॉप लगा सकते हैं। सॉइल में अगर क्रॉप लगाएंगे तो क्रॉप हमारा ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप हमें करना है सोइंग, यानी कि अब हमें क्या करना है? सीड्स को प्लांट करना है, सीड्स को जमीन में लगाना है। ठीक है, कहता है कि सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, गुड क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि देखो सोइंग करना बहुत जरूरी है, सीड को जमीन में लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन सा सीड लगाएंगे यह सेलेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब यह नहीं कि कोई भी सीड उठाया जमीन में डाल दिया और हमारा क्रॉप उग जाएगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। अच्छी क्वालिटी का सीड लगाओगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, बेकार क्वालिटी का सीड लगाओगे तो बेकार प्रोडक्शन होगा। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सीड्स का सिलेक्शन किया जाता है कि ऐसा सीड हो जो कि आसानी से ग्रो हो जाए और जिसका जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब जो ईल्ड है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्रकार के सीड को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर जो सीड है उसको सिलेक्शन करने का तरीका यहां पर बताया गया है कि देखो ये तरीका जो है ये आज के समय में वैसे यूज नहीं होता है, पहले के जमाने में यूज होता था। इसमें जैसे कि यहां पर बताया गया है कि एक बर्तन लेते थे,
उसमें जो सीड्स हैं उनको डाल दिया करते थे। और सीड्स को डालने के बाद क्या होता था, कुछ समय के बाद जो बेकार सीड्स होते थे, खराब सीड्स होते थे, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते थे, ठीक है। और उस तरीके से अच्छी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। लेकिन यह तरीका काफी पुराना है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, आज के समय में हमारे पास कई प्रकार के यहां पर सीड्स हैं, सीड वेराइटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा आउटपुट हमको दे सकते हैं, जिनको कि HYV सीड्स हम लोग बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बोलते हैं। उनको आज यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर अच्छी क्वालिटी का सीड सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि सोइंग का काम तो सिंपल समझ रहे हो कि भाई सोइंग का क्या हुआ कि भाई बीज लगाना, लेकिन सोइंग करने के लिए भी टूल्स होते हैं, उन टूल्स की हम लोग यहां पर अब बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल टूल जो हम लोग कई सालों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो ट्रेडिशनली जो टूल यूज होते हैं उनका शेप फनल लाइक होता है। यहां पर अगर मैं तुमको तस्वीर दिखाऊं तो ये ट्रेडिशनल टूल है जिसको कि हम लोग सोइंग के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हो हैंडल है और आगे ये लगा हुआ है, जानवर से अटैच्ड है। जैसा कि हम लोग प्लाऊ को खींचते हैं वैसे इसको भी खींचते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसमें ये सीड्स डाला जाएगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीड्स जमीन के अंदर यहां पर लगते जाएंगे। तो ये हमारा डिवाइस है, ट्रेडिशनल डिवाइस, जिसको कि हम लोग सोइंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यही चीज बता रहा है कि द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. These end pierce into the soil and place seeds there. ये क्या करेंगे, सीड्स को जमीन के अंदर छोड़ते जाएंगे और हमारा सीड्स का सोइंग होता जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को करते हुए भी यहां पर दिखाया गया है। लेकिन आज के समय अगर हम लोग देखें तो आज के समय में हम लोग ये ट्रेडिशनल टूल यूज नहीं करते, बल्कि नए जमाने के टूल यूज करते हैं जिनको कि बोला जाता है सीड ड्रिल, ठीक है। ये डिवाइस यहां पर है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, ये अटैच्ड होते हैं ट्रैक्टर से, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऊपर जो ये बकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग सीड्स को डाल देंगे और इसमें सीड्स डालने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहां पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जमीन के नीचे जाता है। इसमें यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे सीड्स का सोइंग होता जाएगा। अब पूछोगे कि भाई सीड ड्रिल बढ़िया क्यों है, सीड ड्रिल हम क्यों अब यूज करते हैं। इसका कारण यहां पर यह होता है कि जो सीड ड्रिल डिवाइस है ये एक प्रकार से ज्यादा बेहतर सोइंग करता है। कैसे, तो जो सीड है यहां पर सीड ड्रिल की मदद से जब हम लोग लगाते हैं तो सीड्स इक्वल डिस्टेंस पर और इक्वल डेप्थ पर लगते हैं। उससे क्या फायदा होता है, उससे यह फायदा होता है कि जो हर एक सीड है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलने पाता है, वाटर मिलने पाता है और भी चीजें मिलने पाती हैं, इससे कि यहां पर सीड्स जो है वो अच्छी तरीके से हमारा ग्रो होने पाता है। और यहां पर देखो सीड्स के साथ एक और समस्या होती है कि अच्छे से तुम अगर उसको जमीन के अंदर ना लगाओ तो जो यहां पर बर्ड्स हैं, आसमान में बर्ड्स उड़ते रहती हैं, वो आएंगी उन सीड्स को वो खा जाएंगी। तो इससे भी यहां पर सीड ड्रिल हमको मदद करता है और यहां पर सीड ड्रिल का यूज करने से हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी साथ में बचता है, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर बूझो और पहली बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो बूझो बोल रहा है कि मेरे घर के मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है, वहां पर जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनको स्मॉल बैग्स में रखा जाता है, उस प्रकार से क्यों रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर इसका आंसर ये है, पहली बताती है कि देखो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पैडी होते हैं और भी दूसरे प्लांट्स होते हैं, उनको पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, मतलब सीड से छोटा छोटा प्लांट तैयार किया जाता है और फिर उस प्लांट को लेकर के जाकर के दूसरे जगह पर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, दूसरे जगह पर उस छोटे प्लांट को लगा दिया जाता है। समझ गए। यहां पर कुछ फॉरेस्ट प्लांट और कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो इसी प्रकार से नर्सरी में ग्रो होते हैं। जो अगर आप राइस का कल्टीवेशन देखोगे तो इसी प्रकार से होता है, पहले एक छोटा पौधा तैयार किया जाता है और फिर उस पौधे को लेकर के दूसरे खेत में हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहां पर इसके बाद यहां पर क्या है, कहता है कि एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। वही बात जो अभी तुरंत हम लोग सीड ड्रिल के बारे में बात कर रहे थे कि सीड ड्रिल लगाता है जब सीड, तो क्या फायदा होता है, प्रॉपर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर लगाता है
अलग अलग सीड को, उससे क्या फायदा होगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। मतलब एक जगह पर बहुत सारे सीड्स नहीं होंगे, उससे जो हर एक सीड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने पाएगा, प्रॉपर वाटर वगैरह मिलने पाएगा, प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो होने पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यही चीज सफिशिएंट सनलाइट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल एट द टाइम ऑफ फ्यू प्लांट में हैव बीन रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कहीं पर अगर ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाए तो वहां पर हम लोगों को कुछ प्लांट से रिमूव भी करने पड़ते हैं। तो यहां पर देखो हम अभी तक क्या कर चुके हैं, दो स्टेप्स को समझ चुके हैं। पहला स्टेप आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, दूसरा हमारा सोइंग हो गया। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जो सॉइल है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे यूज किया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है और उसका काम क्या होता है। ठीक है, कहता है कि द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं भाई, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनके प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है उसको हम लोग पूरा कर सकें। जो मैन्योर होता है, फर्टिलाइजर होता है, वो क्या करता है, प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो पूरा करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है, कहता है कि आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरहुड फार्म, द प्लांट वेयर वीक, व्हाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। यहां पर यह बात कौन पूछ रहा है, यह बात बूझो पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ कि मैं गया फार्म में, नेबरिंग फार्म में, वहां पर क्या होता है, कुछ हेल्दी प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं वीक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, दोनों के सीड सेम है। तो आंसर यह है कि प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है न्यूट्रिएंट। तो जिस प्लांट को अच्छा अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिलेगा वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगा, जिस प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा वो वीक होगा, कमजोर होगा, अच्छे से ग्रो नहीं करने पाएगा। इसलिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है प्लांट को ग्रो होने के लिए। ठीक है, आगे यहां पर क्या बोलता है, बोलता है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो प्लांट होते हैं वो अपना मिनरल न्यूट्रिएंट कहां से प्राप्त करते हैं, तो वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट लेते हैं। ठीक है, कहता है कि दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, हो सकता है प्लांट डेड भी हो जाए। समझ गए, इसलिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो एक तो पहला बात कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होते हैं, मौजूद है, ठीक है, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट हमारा ग्रो कर गया। लेकिन अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो, या फिर कम अमाउंट में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग अलग से प्लांट के लिए सॉइल में हम लोग मिनरल उसको जो चाहिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करेंगे। ठीक, कहता है कि इन सर्टेन एरियाज farmers grow crop after crop in the same field, the field is never left uncultivated or fallow, imagine what happens to the nutrients। अब क्या बोल रहा है कि देखो कई सारे इलाकों में, कई सारे क्या, आज तो इंडिया के सभी जगहों पर, सभी इलाकों में, कि जो किसान होते हैं वो एक ही खेत में एक क्रॉप के बाद दूसरा, दूसरे क्रॉप के बाद तीसरा, उसके बाद मतलब हर सीजन में लगातार वो खेती वहां पर करते रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, जब जब प्लांट ग्रो होता है वहां पर, तब तब वो न्यूट्रिएंट्स वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में जब खेती की जाती थी उसके बाद खेत को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था, 1 साल 2 साल के लिए छोड़ देते थे। उससे वो जो खेत था, वो हमारा फील्ड था, वो फिर से अपना फर्टिलिटी पावर रिगेन कर लेता था। ठीक है, लेकिन अब हम वैसा कर नहीं रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि हम लोगों को हर सीजन में वहां पर खेती करनी है उस जमीन के ऊपर, उस मिट्टी में, तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो उसके लिए हम लोग अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है, बोलता है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वही बात है कि कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर करने की वजह से, कंटिन्यूअस
क्रॉस कल्टीवेशन करने की वजह से जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। फार्मर्स को अलग से बाहर से मैन्योर डालना पड़ता है ताकि वो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है उस कमी को पूरा कर सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर हम लोग अच्छी तरीके से मैन्योर ना डालें या फिर कम अमाउंट में मैन्योर डालें तो उससे क्या होगा? प्लांट्स हमारे वीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं मैन्योर के बारे में। तो देखो यहां पर जो मैन्योर होता है और जो फर्टिलाइजर होते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मैन्योर को जरा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? फर्टिलाइजर को समझेंगे। ठीक है, तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। जैसे यहां पर आपने कहीं पर देखा होगा, अगर गांव की तरफ गए होंगे तो वहां पर जब कोई भी गाय अगर जो गोबर करती है या फिर और भी किसी प्रकार का जो एनिमल वेस्ट होता है उसको एक जगह पर जमा करके उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों? ताकि वो जो एनिमल वेस्ट है वो एक प्रकार से क्या हो? डिकम्पोज हो जाए, और वो जब डिकम्पोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। मतलब यहां पर हमारे पास क्या हुआ? कोई प्लांट वेस्ट है या फिर एनिमल वेस्ट है तो उसको हम लोग डिकम्पोज करके मैन्योर तैयार करते हैं। जैसे कोई प्लांट है, कोई पौधा है, वो सड़ गया, वो डेड हो गया, तो उसको साथ में सबको एक जगह पर गड्ढा करके, जैसे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं यहां पर देखिए, ये आपका हो गया मैन्योर। इस प्रकार का मैन्योर दिखता है। यह तैयार कैसे होता है इसको जरा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर मैं तस्वीर लगा दूंगा, यहां पर देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा? बड़े बड़े डंप्स तैयार करके वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट को जमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसमें क्या होगा? उसमें यहां पर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा और उस डिकम्पोजिशन से क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा मैन्योर तैयार होगा। अब ये बात यहां पर सवाल यह है कि ये जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, वो डिकम्पोज क्यों हो जाते हैं? डिकम्पोज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं। समझ गए? वो उनको एक प्रकार से डिके कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर बना देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? यहां पर देखो, यहां पर एक्टिविटी आपको कराई जा रही है। एक्टिविटी में आपको सिंपली ये टेस्ट करना है कि मैन्योर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां पर 3 पौधे आप उगाओगे, तीनों पौधों में अलग अलग अमाउंट में आप मैन्योर वगैरह डालोगे। इसको आप चाहो तो खुद से घर पर कर सकते हो। यहां पर सिंपली आपको समझाया जा रहा है कि भाई देखो मैन्योर का कितना इंपॉर्टेंस होता है, फर्टिलाइजर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर ये सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। तो मैन्योर के बारे में हमने क्या समझा कि मैन्योर क्या होता है? भाई हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, नेचुरल चीज होता है, डिके डिकम्पोजिशन करके हम लोग मैन्योर तैयार करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनमें कुछ खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनको नेचुरली तैयार नहीं किया जाता है। इन फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्रियों में तैयार करते हैं, केमिकल्स के रूप में तैयार करते हैं। और यहां पर ये फर्टिलाइजर जो है, यही बात देखो लिखा हुआ, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स के हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके फर्टिलाइजर होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो है वो सॉइल में ऐड कर दिया जाता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि मान लो कि सॉइल में किसी खास प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी है तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को हम आसानी से खास प्रकार के एक स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजर डाल करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर फायदा क्या होता है? देखो फर्टिलाइजर से फायदा यह होता है कि फर्टिलाइजर डालने पर जो प्लांट्स होते हैं उनको तुरंत न्यूट्रिएंट मिल जाता है। जैसे कि हमने क्रॉप लगाया, तुरंत फर्टिलाइजर डाला और वहां पर तुरंत जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो यहां पर इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि यील्ड हमारा बढ़ जाता है। यील्ड कहने का मतलब क्या हुआ? यील्ड कहने का मतलब यह हुआ कि मान लो कोई जमीन है, जैसे यहां पर मान लो कि ये इतनी बड़ी जमीन है,
इस जमीन में हम लोग अगर 1 kg क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे 1 kg का यील्ड है। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर हमने फर्टिलाइजर का यूज किया और यहां पर 2 kg हमारा प्रोडक्शन होने लगा, तो हम बोलेंगे हमारा यील्ड बढ़ गया। मतलब यहां पर इतने जमीन में हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, कितना आउटपुट हो रहा है वो हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो क्रॉप्स का यील्ड बढ़ जाता है। तो यहां पर किसान जो है आज के समय में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज करने से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उनका आउटपुट बढ़ जाता है। तो यहां पर जैसे आज के समय में इंडिया में व्हीट, पैडी, मेज में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह का यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि देखो फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल्स, और अगर हम लोग फर्टिलाइजर का सही तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल ना करें तो उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यही चीज कहता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को तो मदद करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, तो भाई बात क्या होता है कि यहां पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जब हम लोग ऐड करते हैं अपने सॉइल में, तो सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं, उनको ये फर्टिलाइजर नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी खराब करते हैं। उससे हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है पहले जितनी थी उससे और कम हो जाती है। यह हमको नुकसान उठाना पड़ता है फर्टिलाइजर का यूज करने से। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर के साथ प्रॉब्लम यह है कि फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन का भी कारण होता है। कैसे, तो यहां पर बात क्या है कि फर्टिलाइजर जब हम लोग डालते हैं खेतों में, उसके बाद जब हम लोग इरिगेशन करते हैं तो जो फर्टिलाइजर है वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के ग्राउंड वाटर में या तो जाकर के मिक्स हो जाएगा या फिर वो चला जाएगा नदियों में बह करके, उससे वो वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर फर्टिलाइजर का पहला नुकसान क्या हुआ कि वहां पर सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। अब सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो क्या होगा भाई, हमको और ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। मान लो जैसे इस सीजन में, मान लो जनवरी के सीजन में, ठंडी के सीजन में हमने क्या किया, फर्टिलाइजर यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, कर लिया, हमको क्रॉप अच्छा प्रोड्यूस हो गया, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। जब अगले सीजन में हम लोग एग्रीकल्चर करने जाएंगे उस जमीन के ऊपर, तो हमें और ज्यादा वहां पर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए। यह हमारा यहां पर नुकसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के समय में क्या कोशिश की जा रही है कि इस कोशिश की जा रही है कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहां पर फर्टिलाइजर का यूज छोड़ करके ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करें, क्योंकि वो एक प्रकार से सॉइल की क्वालिटी बढ़ाता है, सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है, सॉइल का एक तरीके से जो क्वालिटी है वो इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि सॉइल को कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दो, फैलो छोड़ दो, जिससे कि क्या हो, सॉइल अपना जो फर्टिलिटी है उसको फिर से रिगेन कर ले। ठीक है, अब इसके साथ यहां पर यही चीज बोलता है जो अभी मैंने बोला, द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो भाई मैन्योर का यूज करना अच्छा होता है। मैन्योर जो है वो सॉइल की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, उसका टेक्सचर इंप्रूव करता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंप्रूव करता है और साथ ही साथ यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा तरीका बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग सॉइल यहां पर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि आज के समय में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है, यह तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है भाई, क्रॉप रोटेशन में यह होता है कि अल्टरनेटली हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं। जैसे कि मान लो हमने रबी सीजन में एक दूसरा क्रॉप उगाया, अगला जब खरीफ सीजन आएगा एक डिफरेंट क्रॉप उगाएंगे, फिर उसके बाद अगला सीजन में हम लोग डिफरेंट क्रॉप उगाएंगे। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को यहां पर रोटेट करते रहते हैं। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा यह होता है कि हर एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उससे एक क्रॉप हुआ, एक न्यूट्रिएंट उसने कंज्यूम किया, दूसरा न्यूट्रिएंट धीरे धीरे ग्रो हो गया। तब तक अगला सीजन आया, अगला सीजन में अगला क्रॉप है उसने डिफरेंट न्यूट्रिएंट यूज किया, दूसरा जो न्यूट्रिएंट था वो ग्रो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको फायदा मिलता है। इसका एक एग्जांपल तुमको यहां पर दिखाता हूं, यह है हमारा क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होगा
एक सीजन में हम लोग क्या करेंगे, लेग्यूम्स उगाएंगे, जैसे कि जो पीज हो गए, ग्रीन बीन, सोयाबीन, इस प्रकार की चीजें उगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल में नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं, समझ गए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। तो इनको लगाने पर क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे, जैसे लेटस लगाएंगे, स्पिनक लगाएंगे, कैबेज, इस प्रकार की चीजें लगाएंगे। इसको लगाने के बाद इसको लगाने का फायदा क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो इन प्लांट्स ने नाइट्रोजन ऐड किया, इन्होंने नाइट्रोजन यूज कर लिया। इसके बाद यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रूटिंग वेजिटेबल, जैसे कि टोमेटो वगैरह लगा देंगे। इनका फायदा क्या है, इनको चाहिए होता है फॉस्फोरस, इनको फॉस्फोरस चाहिए, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए, ये ग्रो हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर अगले बार हम लोग क्या लगा देंगे, रूट वेजिटेबल्स लगा देंगे। इनको क्या चाहिए होता है, इनको पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन बहुत कम चाहिए होता है, तो ये आसानी से ग्रो हो पाएंगे। इस प्रकार से हम लोग ऐसा साइकिल तैयार करते हैं क्रॉप रोटेशन का, जिसमें कि अलग अलग क्रॉप जो है उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो और वो न्यूट्रिएंट एक प्रकार से ग्रो होने का मौका हो सॉइल में, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। आज के समय में फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि आप क्या करो, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स लगाओ, ऐसे क्रॉप्स लगाओ जिनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, जिससे कि न्यूट्रिएंट रिप्लेनिशमेंट होने का समय मिल जाए, ठीक है। आगे यहां पर क्या बोलता है कि इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें लेग्यूम्स होता है, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल अभी देखे। तो ये प्लांट ये क्या करते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देखो तो क्या है आपके सामने, फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस यहां पर आप देख पा रहे हो कि भाई फर्टिलाइजर क्या होता है, मेन मेड ऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन से एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट से हमको प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर को हम लोग फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, मैन्योर को हम लोग फील्ड में तैयार करते हैं। फर्टिलाइजर जो है सॉइल में कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करता, मैन्योर जो है ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। फर्टिलाइजर में खास प्रकार का न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर में जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते जितना कि फर्टिलाइजर में होते, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद बात करो तो आगे हमारे सामने क्या है, मैन्योर का एडवांटेज आपको बताया गया है कि मैन्योर यूज करने का एडवांटेज क्या है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं कि मैन्योर बेहतर होता है, मैन्योर यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर से हमको नुकसान होता है। तो क्या यहां पर यूज होता है, मतलब क्या फायदा होता है मैन्योर का, सबसे पहला जो मैन्योर होता है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। दूसरा फायदा क्या है, सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से सॉइल में हो सके। फ्रेंडली माइक्रोब्स को हमारा बढ़ाता है मैन्योर, सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करता है, मतलब ये एक प्रकार से सॉइल कैसा फील होता है, कैसा दिखता है, कैसी क्वालिटी है, वो चीज यहां पर मैन्योर हमारा इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम लोग आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। तो यहां पर हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं, 3 स्टेप देख चुके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख चुके, सोइंग देख चुके, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देख चुके। चौथा स्टेप यानी कि इरिगेशन की हम लोग यहां पर अब बात करने वाले हैं। तो इरिगेशन क्या है भाई, ये तो आप लोग एक प्रकार से समझ रहे हो कि भाई जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। प्लांट्स को भी ग्रो होने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो यहां पर यही चीज बोलता है कि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट्स वाटर कैसे एब्सॉर्ब करते हैं, तो अपने रूट्स की मदद से एब्सॉर्ब करते हैं। यहां पर वाटर हमारे लिए इसलिए
इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर के साथ साथ ही डिसॉल्व फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। यही चीज कहता है कि अलोंग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट का जो बॉडी होता है वो 90% वाटर से बना हुआ होता है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। देखो वाटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखो तुम्हारे घर में अगर बीज लाओ, कोई सीड किसी भी प्लांट का लाओ, उसको रखो, साल 2 साल 4 साल छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, समझ गए। जैसे ही तुम उसको एक सर्टेन क्लाइमेट दोगे, जैसे उसको वहां पर तुम वाटर दोगे, न्यूट्रिएंट दोगे, सॉइल प्रोवाइड करोगे, वो ग्रो होने लगेगा, वो एक प्लांट में बढ़ने लगेगा, यानी कि वो जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? सीड से प्लांट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि जर्मिनेशन कब होगा? जब वहां पर वाटर अवेलेबल होगा। ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी तुरंत पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। और यहां पर जब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है तब वहां पर वाटर के साथ साथ उनको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। कहता है कि वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप बोथ फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। मतलब कि जब कभी भी हाई टेम्परेचर हो जाए तब भी प्लांट को सेफ रखेगा, बहुत ठंडी हो जाए तब भी प्लांट को सेफ रखेगा। मतलब कि टेम्परेचर रेगुलेशन में वाटर मदद करता है, ठीक है। कहता है कि टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। रेगुलर इंटरवल पर हमें खेतों में पानी डालना होता है, वाटर प्रोवाइड करना होता है, ताकि जो प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से ग्रो करने पाए, उनके वाटर की जो नीड्स हैं वो पूरी होने पाए। और यहां पर यही चीज है इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है भाई? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पर वाटर प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। अब यहां पर जब हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं तो अलग अलग क्रॉप्स को इरिगेशन करने का जो टाइमिंग होता है, प्रोसेस होता है, अलग अलग होता है। कुछ क्रॉप्स होते हैं उनको ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, कुछ क्रॉप्स होते हैं उनको कम अमाउंट में वाटर चाहिए, कुछ क्रॉप्स को अर्ली समय में यानी जब उनको लगाया गया तब ज्यादा वाटर चाहिए, कुछ क्रॉप्स को डेवलपिंग फेज में ज्यादा वाटर चाहिए। तो अलग अलग क्रॉप्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम होता है इरिगेशन का, अलग अलग होता है, ठीक है। कहता है कि इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मी के दिनों में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनको वाटरिंग की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि यहां पर इवापोरेशन का रेट ज्यादा होता है। इसके साथ साथ सॉइल लीव्स सभी जगहों से इवापोरेशन होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इरिगेशन ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। इसी के बाद अगर हम लोग रेनी सीजन में बात करें तो रेनी सीजन में उतने ज्यादा क्रॉप को इरिगेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला तो वहां पर नेचुरली वहां पर सॉइल में वाटर बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यहां पर यह है कि उस समय में जो वाटर लॉस होता है वो भी इवापोरेशन से बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इरिगेशन के सोर्सेज बात करने वाले हैं। तो भाई देखो यहां पर इरिगेशन अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सोर्सेज कहने का सिंपल मतलब कि भाई कहां से पानी लेकर के हम लोग दे रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग वेल्स से यानी कुओं से पानी ले सकते हैं, ट्यूबवेल का यूज कर सकते हैं, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, डैम हो गया, कैनल्स हो गए, हम लोग किसी भी जगह से वाटर ले सकते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सोर्सेज हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इरिगेशन का तरीका क्या है? तो सबसे पहला हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं, यानी कि ट्रेडिशनली जो कई सालों से, सैकड़ों सालों से हम लोग वाटर देने का तरीका जो यूज करते आए हैं, ये चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में यहां पर 2 सिस्टम हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला तो मोट सिस्टम और दूसरा चेन पंप, ठीक है। यहां पर मोट सिस्टम क्या है भाई? मोट यहां पर देखो ये आपका मोट सिस्टम है। इसमें क्या होता है? इसमें यहां पर कुआं है, वेल है, इसमें यहां पर रस्सी की मदद से एक बाल्टी जैसा स्ट्रक्चर, बाल्टी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग रीजन में कुछ भी हो सकते हैं, इनको हम लोग अंदर डालते हैं वेल में, पानी उसमें भरते हैं और फिर ऊपर खींच करके यहां से हम लोग ऐसे डाल देते हैं। ये आपका मोट हो गया, सिंपल पुली सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने चेन पंप है, ठीक है। चेन पंप में क्या होगा? चेन हमारा अटैच होगा और ये घूमता रहेगा, घूमते रहेगा और ये बार बार जाएगा नीचे, पानी लेगा और ऊपर ला करके यहां गिरा देगा, फिर पानी लेगा, ऊपर ला करके गिरा देगा। ये लगातार घूमते रहेगा और यहां पर वाटर हमारा भरते रहेगा, ठीक है।
इसके बाद यहां पर ढेकली भी यूज होता है। ढेकली यहां पर आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है, यहां पर एक हम लोग ऐसा स्विंग जैसा डिवाइस लगा देते हैं, इस पर बड़ा सा यहां पर रॉड रख देते हैं, लकड़ी का बांस वगैरह रख देते हैं, इधर भारी वजन लटका देते हैं। यहां पर इसमें क्या करेंगे, बाल्टी अटैच कर देंगे दूसरे हिस्से में, इसको खींच करके हम लोग अंदर डालेंगे। अंदर जब यहां पर हमारा अंदर डालने पर पानी भर जाएगा, इसको ऊपर खींच लेंगे और यहां से पानी हमारा बाहर की ओर आ जाएगा। यह ढेकली हो गया। इसके बाद यहां पर बात करें तो अगला डिवाइस है वो है रहट। ठीक है, रहट क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर यह जानवरों की मदद से घुमाया जाता है और इसमें इसको यहां पर क्या होगा, ऐसा व्हील जैसा डिवाइस होता है जिसमें चेन लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा जो कि हमारा कुएं के अंदर जाएगा। ये क्या एक एक बाल्टी है, एक एक बाल्टी यहां पर है, ये बारी बारी से अंदर जाएंगे, अंदर से पानी भरेंगे, ऊपर आएंगे और यहां ला करके गिरा देंगे, ऊपर लाएंगे और यहां ला करके गिरा देंगे। इस प्रकार से यहां पर इरिगेशन होगा। तो ये डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से इरिगेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो बहुत आसानी से आपको पता है कि पंप्स का यूज होता है, जैसे डीजल पंप का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई है तो अब लगभग सभी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी पंप का यूज होता है, जिससे कि हम लोग यहां पर इरिगेशन वगैरह करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बात करें तो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। साथ ही साथ हमको यह भी पता है कि वाटर हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए वाटर का एफिशिएंटली यूज करने के लिए हमने कई नई प्रकार के टेक्निक डेवलप किए हैं जिससे कि हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो प्रकार के सिस्टम की बात करेंगे। पहला सिस्टम है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहां यूज करते हैं, तो इसको हम लोग यूज करते हैं अनइवन लैंड पर, यानी ऐसा जगह जहां पर ट्रेडिशनली हम लोग वाटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी पाइप से सीधे पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी डालेंगे वो अनइवन लैंड है, वो स्लोप पर बह करके चला जाएगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइप्स की मदद से कनेक्शन करके स्प्रिंकलर्स ऐड करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर इस इमेज में देख सकते हो कि ये क्या है, कि स्प्रिंकलर है। ये क्या कर रहा है, पूरे खेत में वाटर स्प्रिंकल कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि कम अमाउंट ऑफ वाटर में हम लोग ज्यादा लैंड को इरिगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर यह भी फायदा होता है कि अगर लैंड अनइवन है तब भी हमारा इरिगेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने दूसरा टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पाइप का कनेक्शन लगाते हैं और जितने भी हमने प्लांट्स लगाए हैं उनके रूट के पास एक छोटा सा होल कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो प्लांट का रूट है उस रूट पर 24 आवर्स कंटिन्यूअस हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं। इसका यहां पर फायदा यह है कि हम लोग यहां पर एक तो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर खर्च करेंगे और दूसरा यहां पर यह है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनको रेगुलर वाटर की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन, ट्रीज, इन सब को जब हम लोग ग्रो करते हैं तब यहां पर यह बहुत ही काम आता है। ठीक है, इसको भी जरा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या है, इस प्रकार से पाइप आएगा, जो प्लांट लगाया गया है उसके रूट पर यहां पर हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इस प्रकार से कंटिन्यूअसली ये चलते रहेगा और यहां पर प्लांट्स को वाटर मिलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है भाई, आगे यहां पर देखते हैं तो यहां पर आगे बोलता है, ठीक है, इरिगेशन की बात हमने कर ली, अब क्या है हमारे सामने, अब यहां पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो भाई सबसे पहले तो बात यह है कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स एक प्रकार के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम चाहते नहीं है, जिनको हम उगाए नहीं है, हमारा क्रॉप नहीं है, वो खुद ब खुद उग गया है उस जमीन में, उस खेत में। तो वो जो अनवांटेड प्लांट है उसको हमें रिमूव करना है, तो वो हमारा स्टेप क्या हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, कहता है कि बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर आर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ द वीट प्लांट।
प्लांट, तो यही क्या होंगे, वीड होंगे। ठीक है, यहां पर देखें तो यही चीज कहता है कि इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलोंग विथ द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अनडिजायरेबल प्लांट जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। ठीक है, और वीड के रिमूविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, कहता है कि वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विथ द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। अब यहां पर सवाल यही बेसिक सा सवाल है कि जो वीड्स हैं वो क्या है, एक प्रकार के प्लांट हैं, अनवांटेड प्लांट हैं, फिर उनको रिमूव करने की क्या जरूरत है। रिमूव करने की जरूरत यह है कि देखो कोई हमारा खेत है, यहां पर हमने क्या किया, कुछ क्रॉप्स लगाए, कुछ प्लांट्स लगाए हैं जिनको कि हम लोग ग्रो करना चाहते हैं। इनके बीच में क्या हुआ, कुछ हमारे अनवांटेड प्लांट्स यहां पर आ चुके हैं जिनको हम उगाना नहीं चाहते। इनसे हमको क्या प्रॉब्लम है, इनसे हमको प्रॉब्लम यह है कि इस खेत में जो भी हम लोग वाटर देंगे, जो भी न्यूट्रिएंट देंगे, फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करेंगे, जो भी सनलाइट यहां पर पहुंचेगा, उसका एक हिस्सा ये अनवांटेड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। उससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं करने पाएगा। इस वजह से यहां पर हमको जरूरत है कि इन अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव किया जाए ताकि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छी तरीके से ग्रो होने पाए। समझ गए? तो यहां पर वीडिंग हमारे लिए इस वजह से जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर देखो कहता है आगे क्या कि न्यूट्रिएंट्स 10 दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, इस वजह से वीडिंग जरूरी होती है। कहता है कि सम वीड इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, कुछ वीड्स जो होते हैं पॉइजनस भी होते हैं, तो वो अगर हमारे क्रॉप के साथ मिक्स हो गए तो लोगों की को एक प्रकार से नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए भी इनको रिमूव करना जरूरी होता है। तो यहां पर वीडिंग होता कैसे है, यहां पर कैसे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो कहता है कि फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड विच मेड देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। सबसे पहला क्या होगा स्टेप, जब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है उस समय अगर कोई वीड है तो जब हम टिलिंग कर देंगे, प्लाविंग कर देंगे, तो वो सारे वीड्स उखड़ जाएंगे, मर जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और एक प्रकार से वहां कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोलता है कि वीड को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कब होता है। वीड को रिमूव करने का बेस्ट टाइम होता है जब वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, उससे पहले उनको रिमूव किया जाए। ठीक है, इसके बाद यहां पर मैनुअल रिमूवल किया जाता है। क्या क्या तरीका अपनाया जाता है, सबसे पहला तरीका क्या है, मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल में क्या होगा, आप जाओ खेत में, जो जो प्लांट दिख रहा है उसको मैनुअली आप रिमूव कर दो, अपरूट कर दो, कट कर दो, कुछ भी कर दो, वहां पर मैनुअली उसको आप लोग क्या करोगे, हटा दोगे। ठीक है, यहां पर खुरपी की मदद, खुरपी एक डिवाइस है जिसकी मदद से यहां पर यह काम किया जाता है। ठीक है, यहां पर सीड ड्रिल का भी हम लोग यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने में। इसके अलावा यहां पर कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है जिनको कि हम लोग वीडीसाइड बोलते हैं। ये केमिकल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कि जो वीड्स होते हैं उनको किल कर दें, उनको खत्म कर दें। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल में बताया है 2,4-D, ये एक प्रकार का क्या है, वीडीसाइड है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने में। ये एक प्रकार के केमिकल होते हैं जिनका कि स्प्रे किया जाता है, मतलब कि इनका एक सॉल्यूशन तैयार करके उसको हम लोग फील्ड्स में स्प्रे करते हैं ताकि जो वीड्स हैं वो मर जाए, वो उनको किल कर दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर ये जो वीडीसाइड होते हैं ये इस प्रकार से डिजाइंड होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते बल्कि जो सिर्फ और सिर्फ वीड्स हैं उनको सिर्फ ये डैमेज करते हैं। और यहां पर यही चीज बताता है कि द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ स्प्रेयर। स्प्रेयर की मदद से इनका छिड़काव किया जाता है और यहां पर वाटर के साथ इनका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हो एक व्यक्ति है जो कि अपने फील्ड में क्या कर रहा है, वीडीसाइड का स्प्रेइंग कर रहा है। ठीक है, और टारगेट क्या है भाई, वीड्स को खत्म करना, वीड्स को रिमूव करना खेतों में से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर क्या बताता है कि एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। तो वीडीसाइड का यूज कब किया जाता है, स्प्रेइंग कब किया जाता है, ये यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि जब जो वीड्स होते हैं, जब उनके फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन का सीजन आता है उसके पहले यहां पर ये इस वीडीसाइड को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो वीडीसाइड होता है ये फार्मर के हेल्थ को भी प्रभावित करता है। क्यों भाई, देखो सिंपल सी बात है कि जो ये वीडीसाइड है ये एक प्रकार के पॉइजनस केमिकल है।
जो कि वीड्स को मारने का काम करते हैं। अब ये जो वीडिसाइड है ये अगर किसी ह्यूमन द्वारा कंज्यूम किया जाएगा तो ह्यूमन को भी ये हानि पहुंचा सकते हैं। तो जब यहां पर फार्मर्स द्वारा इन वीडिसाइड का यूज किया जाता है तो फार्मर्स को भी ये वीडिसाइड नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यहां पर इन केमिकल्स का जब भी यूज किया जाता है तो बहुत सावधानी रखी जाती है। जो भी व्यक्ति छिड़काव करता है वो मास्क वगैरह पहनता है ताकि उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। ठीक है, यही चीज कहता है कि दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। इन केमिकल का छिड़काव करते समय क्या करना चाहिए, नाक और मुंह को बंद करके रखना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हमारे सामने आ जाता है अगला स्टेप जो कि है क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर, इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। भाई हमने क्या किया, एग्रीकल्चर किया, कल्टीवेशन किया, हमने क्रॉप लगाया था, क्रॉप अब तैयार हो चुका है, तो वहां पर उस क्रॉप को काटने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, कहता है कि इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तब क्या करते हैं, या तो क्रॉप को हम लोग उखाड़ लेते हैं या फिर ग्राउंड के नजदीक से उस क्रॉप को काट लेते हैं और रिमूव कर लेते हैं। अब यहां पर किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। मतलब जो ये स्टेप्स हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे, ये सब आपको होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। मतलब कि सॉइल प्रिपेयर करना और सोइंग करने के बाद 3 से 4 महीने तक क्रॉप्स का ध्यान रखना होता है, उनको इरिगेशन देना होता है, वीड्स को रिमूव करना होता है, सब चीजें करनी होती है और उतने समय के बाद फिर हार्वेस्टिंग का समय आता है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे देश में बात करें तो जो हार्वेस्टिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो मैनुअली हार्वेस्टिंग किया जाएगा, जैसे कि यहां पर सिकल है, इसकी मदद से क्या किया जाएगा, हाथों से क्रॉप्स को काटा जाएगा और उसको एक तरीके से जमा किया जाएगा। या फिर एक मशीन होती है जिसको कि हार्वेस्टर बोलते हैं, इस मशीन के द्वारा भी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो देखो अभी के समय में देखो तो ज्यादातर हिस्सों में जो हार्वेस्टिंग होती है हमारे देश में वो मैनुअली की जाती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर किसी किसान के पास अगर बड़ा खेत है तो वहां पर हार्वेस्टर का यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे खेत में हार्वेस्टर का यूज करना उतना पॉसिबल नहीं है और उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, या तो हम लोग मैनुअली हार्वेस्टिंग करें या फिर हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करें, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, ग्रेन सीड्स को रिमूव करना होता है बाकी पूरे के पूरे प्लांट से। क्योंकि देखो प्लांट है, अब प्लांट में ग्रेन लगा हुआ है ऊपर और हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पूरे के पूरे प्लांट को काट रहे हैं, इसमें से हमको जो ग्रेन्स हैं वो अलग करने हैं और बाकी का जो प्लांट का हिस्सा है जिसको कि शैफ बोला जाता है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अब यहां पर देखो ये जो काम होता है, शैफ को रिमूव करने का जो काम होता है, इसको हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। यहां पर क्या होता है, थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग जो प्लांट है जिसको हमने हार्वेस्ट करके निकाला है उसके प्लांट के बाकी हिस्से और ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। और यहां पर इसके लिए हम लोग थ्रेसर नाम का मशीन यूज करते हैं, समझ गए। अब यहां पर देखो एक मशीन होता है, स्पेशल मशीन, जिसको कि कंबाइन बोला जाता है। यह मशीन जो है ये हार्वेस्टिंग भी करता है और साथ ही साथ यहां पर थ्रेसिंग का भी काम करेगा, थ्रेसर का भी काम करेगा। तो यहां पर इसको हम लोग कंबाइन मशीन बोलते हैं। हार्वेस्टर मशीन क्या हुआ, वो सिर्फ हार्वेस्टिंग करेगा। कंबाइन मशीन क्या हुआ, वो हार्वेस्टिंग भी करेगा और थ्रेसिंग भी करेगा। तो यहां पर आप लोग समझ गए क्या कि कंबाइन क्या हो गया और थ्रेसिंग करने का काम मतलब क्या हुआ, थ्रेसिंग प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, प्लांट जो हमने क्रॉप निकाला है उसका प्लांट का हिस्सा और ग्रेन्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग। इसके लिए एक मशीन यूज होता है हमारे इलाके में जिसको कि थ्रेसर बोला जाता है। देखो ये हमारा थ्रेसर मशीन है, ये क्या करता है, ये जो प्लांट और ग्रेन से उनको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। और यहां पर ये तुम देख रहे हो क्या है, ये कंबाइन मशीन है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शार्प बाय विनोइंग। अब यहां पर बात है कि कुछ किसान होते हैं जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन होती है, तो वहां पर उनके लिए कंबाइन मशीन का यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, यहां तक कि थ्रेसर मशीन का भी यूज करना पॉसिबल नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, विनोइंग नाम का प्रोसेस अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये देखो मशीन है, ये क्या करेगा, ये बहुत स्पीड में विंड
ब्लो करेगा, ठीक है। या फिर नेचुरली जब हवा चलती है, बहुत जोर की हवा चलती है, उस समय में जो ये किसान होते हैं, ये हवा की मदद से जो ग्रेन्स हैं और जो प्लांट का शाफ है उसको अलग अलग करते हैं। कैसे अलग अलग करते हैं? तो यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर जैसे तुमको दिखाऊं तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर इस प्रकार से जो ये हमारा ग्रेन्स है, यानी जो हमने हार्वेस्टिंग के बाद निकाला, उसको एक प्रकार से उसका धुनाई किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हवा चलेगा तो ऊपर से गिराने पर क्या होगा, जो ग्रेन्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो प्लांट का हिस्सा है, क्योंकि वो हल्का होता है, इस प्रकार से उड़ जाएगा। और इसके अलावा आप अपने घर में इस प्रकार से भी देखते होंगे, यहां पर सूप है, इसकी मदद से भी जो छोटे मोटे टुकड़े होते हैं उनको यहां पर अलग किया जाता है। ये कौन करते हैं? जिनका जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही छोटा होता है, वैसे किसान ये काम करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल देखो, इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और इंडिया में तुम अगर देखो तो बहुत सारे फेस्टिवल तुमको ऐसे मिलेंगे जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखो हार्वेस्टिंग जब होता है तब घर में अनाज आता है, घर में आमदनी आती है, लोग जो वो अनाज है उसको बेच करके कुछ आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए हैं, हार्वेस्टिंग सीजन में होते हैं। जैसे कि यहां पर अगर तुम देखो एग्जाम्पल के लिए पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली, दिवाली, नवन्य या फिर बिहू, ये सब आपको क्या है, ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्टिंग के सीजन में, हार्वेस्टिंग के समय में जनरली होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बोलता है, यहां पर एक चीज है जिसके बारे में तुम आजकल सुन रहे होगे, स्टबल बर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, बोलता है कि जब हार्वेस्टिंग किया जाता है उसके बाद कुछ स्टब्स यानी कि ठूठ जिसको बोलते हैं, तुम अगर खेतों में जाओगे जहां पर हार्वेस्टिंग हुआ है तो वहां पर छोटे छोटे लकड़ी जैसे आकृति निकले हुए होंगे, मतलब जो प्लांट के नीचे के हिस्से हैं, हमने बोला ना कि प्लांट को जड़ के नजदीक से काट दिया जाता है, तो जो हिस्सा प्लांट का बच गया जमीन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टब बोलेंगे। इस स्टब को किसान क्या कर देते हैं, उसी खेत में ही जला देते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो भाई तुमने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है पराली जलाने की वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से, उसी चीज की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन का कारण होता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बता रहा है, आगे यहां पर अब बात हो रही है स्टोरेज की, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सारा एग्रीकल्चर का सारा जो प्रोसेस था कल्टीवेशन का वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने क्या है, मैनेजमेंट, कि भाई हमको क्या करना है, ग्रेन्स को अच्छे से मैनेज करना है। और स्टोरेज, आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या स्पेशल चीज है, हमने जो हार्वेस्टिंग किया उसको रख दो, स्टोर कर लिया, बस हो गया बात। नहीं, वैसी बात नहीं होती है। अनाज का यानी कि जो ग्रेन्स हमने निकाला है, ग्रेन्स कल्टीवेट किया है, उसका स्टोरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही तरीके से अगर ग्रेन्स को स्टोर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी वो ग्रेन्स खराब हो जाते हैं और वो कंज्यूम करने के लायक नहीं होते, समझ गए। यहां पर यही चीज कहता है कि इफ द harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat and microorganism। तो यहां पर आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ग्रेन्स को खराब कर सकती हैं। तो यहां पर देखो, मॉइस्चर से जो ग्रेन स्टोर्ड होता है वो खराब हो सकता है, इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो हैं ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं, इनसे हमें बचाने की जरूरत होती है। अब यहां पर कैसे ये काम किया जाता है तो समझो, जब हम किसी भी ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं तो उस ग्रेन में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो अगर हम लोग उसी प्रकार से उस ग्रेन को स्टोर कर देंगे तो मॉइस्चर की वजह से वो ग्रेन खराब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, प्रॉपरली सुखाया जाता है, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जा सके, और मॉइस्चर कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा भी कम हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि पेस्ट का, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब का जो खतरा है वो कम हो जाएगा अगर हम लोग मॉइस्चर यहां पर कम कर दे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे इलाकों में जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने के लिए या तो जूट बैग्स यूज किए जाते हैं या फिर मेटालिक बिन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको घरों की बात हो रही है। और साथ ही साथ वहां पर हल्दी डाल दिया जाता है, कई जगहों पर नीम के पत्ते डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब सरकार या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर करने जाती है तो वो स्टोर साइलोज में या फिर ग्रैनरीज में करती है, और यहां पर एक तरीके से इस प्रकार से इनको डिजाइन किया जाता है
कि यहां पर इंसेक्ट और रैट का कोई भी खतरा ना हो। आगे यही चीज कहता है कि ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बड़े गोदाम में बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को रखा जाता है तो वहां पर बहुत तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट कराए जाते हैं ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये, क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमने अभी तक क्रॉप्स की बात की, यानी कि प्लांट से जो हमें फूड मिलता है उनकी बात की। अब हम क्या बात करेंगे, एनिमल से जो हमें फूड मिलता है। तो यहां पर एक चार्ट है, हमें मिल्क कहां से मिलता है, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल से मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एग की बात करें तो एग में हम लोग हेन लिख सकते हैं और भी कुछ यहां पर एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा मीट की बात करें तो मीट हमें कहां से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, या फिर हमारा चिकन से मिल सकता है, या फिर हमारा और भी कुछ एनिमल से उनसे मिल सकता है। तो ये सब ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। समझ गए? यहां पर क्या बताता है, आगे बताता है यही चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो फिश कंज्यूम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, उनका डाइट का हिस्सा होता है फिश। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग जो मिल्क हम लोग प्राप्त करते हैं वो भी हमें एनिमल से मिलता है। इसके साथ साथ मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, और भी चीजें हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, कहता है कि इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अब यहां पर बात है कि देखो, हमने क्रॉप से मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन का प्रोसेस तो समझ लिया। तो भाई क्रॉप से हमको अनाज मिलता है, क्रॉप से खाना मिलता है, उसको कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं ये हमने समझ लिया। लेकिन हमने अभी तुरंत क्या पढ़ा कि एनिमल से भी हमको फूड आइटम मिलते हैं। तो एनिमल से जो फूड आइटम मिलते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी हमें एनिमल्स का केयर करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है, उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस होता है जहां पर एनिमल्स का हम लोग केयर करते हैं और एनिमल्स से जो फूड आइटम प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या होगा, हम लोग एनिमल्स का केयर करेंगे, उनको फूड देंगे, शेल्टर देंगे और उनको किसी भी प्रकार की बीमारी वगैरह है उनसे उनको बचाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये काम क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री होगा। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में यहां पर हमको डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और यहां पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।